कांग्रेस का जो हाथ है ना उसमें भाग्य की रेखा नहीं है, इस कारण से इनका भाग्य जो है पलट नहीं रहा है। राहुल जी की टाइम से शादी होगी होती तो उसमें भाग्य रेखा भी होती। एक आदमी कह रहा था कि जिस आदमी को पूरे हिंदुस्तान में कोई लौंडिया नहीं दे रहा है, आप कह रहे हो कि हम सरकार दे दें उसको चलाने के लिए। वो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से कहा कि बेटा बहुमत लाओ, वो बहू नहीं लाए। हाँ, इसलिए नहीं लाए बहुमत। डिमोनेटाइज तो होना ही है। मैं प्रचार कर दूं अपनी किताब का कि भैया देखो कहीं ना कहीं से तो कुछ तो आना चाहिए भाई। किताब बहुत महत्वपूर्ण है, किताब जरूर लें। अभी हम जो इलेक्शन की भी बात चल रही थी और पहले ये आया कि भैया बहुत डाउन रहा है इस बार इलेक्शन, फिर चुनाव आयोग का डेटा सामने आता है। तो हम जो बात कर रहे थे लास्ट पॉडकास्ट में वोट जिहाद अच्छा भी बात कर रहे थे। यस, हम जो लास्ट वाले में जब हम आपके यहाँ पे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर वोट परसेंटेज कम हुआ तो हो सकता है कि जो हिंदू थोड़ा नर्वस हो गया है या किसी तरीके से सोच रहा है कि भैया ये जीतेगा तो मुझे देना नहीं है और ये तो जीतेंगे नहीं तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो अब तो हमें पता लग रहा है कि भाई पिछली बार जितना ही वोट परसेंटेज है, तो भाई इसमें आपको क्या लग रहा है कि किसका वोट शेयर बढ़ रहा है? क्योंकि ये भी बात इसमें हो सकती है कि अपोजिशन, क्योंकि भैया खटाखट 1 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है, हमारी आपकी प्रॉपर्टी बांट देगा। मैं वही सोच रहा था कि हम लोग कहाँ ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, फर्जी 10-15 इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाओ, साल के 15 लाख तो वैसे ही मिल जाएंगे। हाँ, सही बात है ना। 10-15 मोदी ने तो दिया नहीं, तो आप वैसे ले लोगे 15 लाख इसका मतलब 15 लाख पे आगे कहानी सबकी अटकती है। अरे वो देंगे ना, राहुल गांधी ने बोला है कि जो जो इंस्टाग्राम पे रील देखता है उसको हम 1-1 लाख रुपया देंगे। अच्छा। तो अगर हम 10-15 फर्जी अकाउंट बना लें और रील देखना शुरू कर दे दिन में, तो साल के 15 लाख शॉर्ट्स वालों का क्या होगा? यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बारे में गांधी जी ने कुछ नहीं बोला। ओह शिट, आई एम 100% गांधी सपोर्टर। तो मैं तो भाई आपके तो जो बात उन्होंने बोली है मैं तो भाई फॉलो करता हूँ। इंस्टाग्राम मतलब मैं क्वेश्चन भूल गया। यही तो भटके हुए युवा है। एक सवाल भूल गए। मैं कह रहा था कि जो अभी रियल डेटा निकल करके आया है चुनाव आयोग का, उस पर आपका क्या मानना है कि मतलब वो 400 पार की तरफ जा रहे हैं, या कांग्रेस जो कह रही है कि फुल कॉन्फिडेंट हो गए कि हम 150 सीट जीत रहे हैं? कॉन्फिडेंस तो देखो, कह हम 150 जीत रहे हैं, वो 150 जीत रहे हैं। यार देखो, इसमें अब कोई सेफोलॉजिस्ट वगैरह वाली तो बात है नहीं, पर जितना मुझे लगता है कि सेम अगर आंकड़ा छू रहे हैं, अब एक्चुअली में ये होता है ना कि पिछली बार बढ़ा था, उससे पिछली बार से मतलब बढ़ा था पिछली बार, हाँ जी। फिर अगर हम हर बार देखें ना बढ़ता जा रहा है तो कहाँ तक बढ़ा हो गया? जी जी जी, है ना। तो इसमें जो प्रथम और द्वितीय चरण का मतदान हुआ है उसमें मतदान सही हुआ है, पिछली बार जितना ही हुआ है, और ये इनके पक्ष में ही जा रहा है। और ये क्या नाम है अपना जयपुर डायलॉग्स था या पता नहीं किसने ये डाला हुआ था कि वो लोग नहीं निकल रहे हैं, वो लोग कमा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा वो पता नहीं किस बेस पर कर रहे हैं वो, मुझे तो नहीं पता, बट ऐसा उन्होंने बोला। और जो सबसे बड़ी बात है ना कि नरेंद्र मोदी के आप कोई भी इंटरव्यू देख लो, रिसेंट कोई भी इंटरव्यू होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस कॉन्फिडेंस से वो व्यक्ति बात कर रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि पहले और दूसरे चरण में जो पहले सीट आई थी 2019 में उससे ज्यादा ही आ रही हैं, और वो अपने टारगेट पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उनका मुझे ये प्लान लग रहा है, पहले मुझे भी लगा था कि प्रथम चरण में मतदान कम हुआ है तो कहीं इस वजह से तो नहीं इन्होंने ये सब शुरू कर दिया है जो चौके छक्के वोट जिहाद एंड ऑल, यहाँ पे बात पहुंच गई है। और दूसरी चीज, चलो ये तो खैर तीर तुक्के वाली बात की हमने, हम बेसिकली बात कर रहे थे वोट जिहाद वाली। जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये पिछले 60-70 सालों से बात की नहीं गई है। जिस समय हमारे प्यारे नेहरू जी, वाह नेहरू जी तो हमारे प्यारे नेहरू जी ने प्रथम चुनाव लड़ा है जी। वो 6 महीने चला है वो चुनाव, 1951 में चालू हुआ था, 1952 तक चला है। जी हाँ, 6 महीने तक चलता रहा वो चुनाव। उस पहले चुनाव में उन लोगों को टिकट दी गई है जिन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, जिन्होंने भारत का पार्टीशन करवाया था, और जो उल्लू के पट्टे पाकिस्तान नहीं गए थे, यहीं पे बस गए थे ना, जो रह गए थे ये लखनऊ साइड में, उनको टिकट मिली है। वो केवल और केवल जो हम बात कर रहे हैं ना मुस्लिम अपीजमेंट वाली, उस कारण से दी गई थी। जी जी। उस टाइम किसी ने नहीं बोला। फिर हमारी प्यारी इंदिरा जी आई, ठीक है, उन्होंने आई थिंक 69 में चुनाव लड़ा था, उन्होंने सपोर्ट लिया। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया अगले 2-3 सालों के भीतर, ठीक है। वो किस लिए आया? क्योंकि
इस चुनाव से पहले आप देखिए इनकी एक रैली मिलती है उधर, एक कौन से अपने बड़े देवबंदियों के बीच में मरकज में जाकर उनकी एक स्पीच है, तो सुनिए जरा, आई थिंक अवेलेबल है यूट्यूब पर जी। तो उसमें देखिए किस प्रकार के वादे किए जा रहे हैं, पूरी अपीजमेंट चल रही है। कम्युनिस्ट पटाए गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी टूट रही थी, जी जी, ये अलग बना रही थी ना, कम्युनिस्ट पटाए गए, ये मुसलमान पटाए गए, और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, किसी ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद राजीव जी आ गए हमारे प्यारे, उन्होंने शाहबानो एंड ऑल सारी चीजें कर दी, किसी ने घंटा कुछ नहीं बोला जी। तो ये कॉल आउट करना बहुत जरूरी था। आगे ये मनमोहन सिंह की सरकार में तो हिंदू आतंकवाद और सब कुछ, सारे गांधी प्यारे हैं बस, गांधी प्यारे देख, मनमोहन सिंह प्यारे नहीं। ये होता है असली सेकुलर। मनमोहन जी तो वैसे ही प्यारे हैं ना। अच्छा, उनको तो मतलब बेचारे यार उनकी क्या, उनको क्या, उनका क्या, उनको भी ऑटोमेटिकली प्यारे हैं। स्पून फीड हो रहा था वो भी व्यक्ति बेचारा। तो उन्होंने देख लो उनकी उन्होंने तो ऑफ कोर्स मतलब सब प्यारे हैं, मनमोहन जी बेचारे हैं। जो एनएससी कह रही थी वही वो कर रहे थे ना। इस पॉडकास्ट की एंटी माइनॉरिटी स्टैंड्स के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने इतने ब्लास्ट हुए हैं उस पूरे कालखंड में, 2001 से ही शुरू हो जाइए और 2010 तक साला इतने ब्लास्ट हुए हैं कि गिनती भूल जाए आदमी जी। घर वाले बोलते थे कि बाहर मत जाओ, मार्केट में मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ, साला इतना डर बैठ गया था। पिक्चरें बनने लगी थी वेडनेसडे जैसी। हाँ। तो पॉइंट यही है कि उस कालखंड में भी यदि आप हिंदू आतंकवाद की बात निकाल कर ले आओ, और साला कौन सा बिल था, कम्युनल वायलेंस बिल ले आओ, कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें बाय डिफॉल्ट यदि कोई कम्युनल वायलेंस होता है तो उसका दोषी माना जाएगा हिंदू को ही माना जाएगा जी। तो अगर आप ऐसे कालखंड में भी मतलब इतना सब होने के बाद भी नहीं बोले तो भाई अब बोलना बनता है, क्योंकि आप मैनिफेस्टो में चीजें ऐसी लेकर आ रहे हो कि हम तो रिजर्वेशन देंगे, जैसा अजीत वाज सेइंग के रिजर्वेशन देंगे गवर्नमेंट के टेंडर्स में। गवर्नमेंट जो टेंडर निकालती है ना, 10 टेंडर निकाले 3 मुसलमान लेगा। साला क्या चल रहा है, क्या साला गोभी बेच रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसीलिए ये बोला जाना बहुत जरूरी है और प्रखरता से बोला जाना है। हमें कोई पृथ्वीराज सिंड्रोम में नहीं रहना कि साला मेरे सामने गौरी बैठा है घुटने पे और मैं उसकी मुंडी नहीं उड़ा रहा हूँ। जी जी, मुंडी उड़ा देनी चाहिए उसी टाइम। अदरवाइज क्या है कि आप 1000 साल के लिए देश को अब फिर वीडियो डिमोनेटाइज हो गया। देखो इसमें मित्रों, हाँ ये ऐसी बातें चल रही है। ये तो होता है, डिमोनेटाइजेशन आधे घंटे पहले ही हो चुका है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे सिंड्रोम से हमें बाहर आना चाहिए और पृथ्वीराज इज द हीरो। पर हमें इस सिंड्रोम से बाहर आना चाहिए कि सामने यदि शत्रु है तो उसको, और बिल्कुल और ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस शत्रु है, बट उनके मैनिफेस्टो में जो चीज अपीजमेंट शत्रु है, अपीजमेंट नहीं होनी चाहिए। एंड अगर ऐसा बोलने से कांग्रेस को नुकसान होता है तो बोला जाना चाहिए। बिल्कुल। अजीत भाई, अभी एक सवाल है आपसे इसी से जुड़ा हुआ। नरेंद्र मोदी ने एक और वहीं पे स्पीच दी थी कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं तब तक आदिवासियों का, ओबीसीज का और अपने एससीज का जो आरक्षण है वो मुस्लिम्स को नहीं जाने दूंगा। नहीं, तो 3 बार बोला, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि कांग्रेस सारे के सारे वादे ही ऐसे कर रही है। वो कह रही है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम आरक्षण देंगे। कर्नाटक में यही चीज अभी बात चल रही थी बिल के ऊपर, जिसको बाद में फिर बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने शायद कि वो डिनाई कर दिया। लेकिन क्या इस तरीके की राजनीति करना देश के अंदर किसी भी पार्टी के लिए हितकर है कि हमारे 140 करोड़ लोगों का हित संवर जाएगा या देश संवर जाएगा कि भाई हम तो आरक्षण उठा के उधर सप्लाई कर देंगे? इस पे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से घुमा करके मोदी ने ले लिया है पूरे इंडी वालों की, इन लोगों ने सोचा था कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं तो मोदी गरीबों में मतलब कैसे बोलेगा कि नहीं गरीबों का पैसा, गरीबों का आरक्षण, वो जो है ये तो अमीर गरीब टाइप का कर रहे थे। और मोदी ने बोला कि नहीं यार महिलाओं के मंगलसूत्र ले लेगा, आदिवासियों की चांदी ले। ये लोग जहाँ सोच भी नहीं सकते थे, हम और आप नहीं सोच सकते थे कि आदिवासी महिलाओं के चांदी की बात मोदी कर देगा। वो वेट करता रहा कि इसको साला कनेक्ट करें कैसे,
क्योंकि अमीरों से लेकर के गरीबों में बांटने की बातें हो रही थी। तो उसने कह दिया कि आपकी तिजोरी में जो सोना पड़ा है उसको भी बांट देंगे। और ये कहते कहते जब तक जयराम रमेश डिनाई करता रहा कि नहीं नहीं हमने कहाँ लिखा है, राजदीप जो है वो नाचने लगा, नो 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 नो, देखो मैंने पढ़ा है, इसमें कहाँ है यार, कहीं पे भी नहीं है यार। तब तक मोदी अगले लेवल पे जंप करके बोला कि इन्होंने तो ये देखो ये लिखा हुआ है और सिद्धारमैया उधर बांट रहा है आरक्षण। सिद्धारमैया ने जो शिव कुमार के साथ गेम खेला है वहाँ पे, वो तो मुझे लगता है पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है कि वो कांग्रेस की ले रहा है कि डीके शिव कुमार की ले रहा है या मोदी की लेने की सोच रहा है, ये उनको सोचना चाहिए। तो इस पे वही है कि मैं बार बार कहता हूं कि एक शब्द का भी मार्जिन नहीं है इस इलेक्शन में कांग्रेस या इंडी वालों के पास। शब्द छोड़िए, भाव का भी मार्जिन नहीं है कि तुम कुछ बोलोगे, तुम बोलोगे कि मेरे पिता की मैं अस्थियां लपेट के और टुकड़े लेके आए, तो उस पर भी तुम्हें मौक किया जाएगा कि तुम हमें कहते हो नेहरू पे मत जाओ। तुम बार बार अपने बाप के चीथड़ों की मतलब ईंधन पे अपनी खत्म होती ठंडी पड़ चुकी राजनीति को सेकने की चेष्टा कर रही हो। तो इस तरह ऐसे समय में जब चाहे मोदी हो योगी हो ऑलरेडी, और जो अभी बात कर रहे थे ना आप लोग की 2 चरणों के बाद जो डेटा आया है, डेटा तो आ गया आपकी भाई, लगभग जो पहले था ये 6% कम नहीं हुआ, 66% पे ही है। इसका तात्पर्य यही है कि अमित शाह ने जो बात बोली है कि हम 100 से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा 2 चरणों में सीटें ला रहे हैं। और अमित शाह हो या पीयूष गोयल हो या इस तरह के लोग फर्जी हवाई बातें नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि राहुल जी जो है वो बहुत बेचारा, हमारी तरफ बिहार में एक शब्द है कुथना, जब टट्टी करते हैं ना जोर लगाते हैं उसको कुथना बोलते हैं, बहुत कुथा वो, तो 150 पे पहुंचा है कि हम 150 तो यार पक्का ले लेंगे। तो जिसका लक्ष्य ही 150 पे है वो क्या कर पाएगा। और ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी जो तुम नहीं कह रहे हो उस पर भी घुमा करके तुम्हें पेल रहा है। और एक बात इसमें यहाँ प्लग करना चाहूँगा कि इन्होंने क्या क्या मतलब किस किस चीज़ में इन्होंने प्रोपेगेंडा करने की चेष्टा नहीं की। अमित शाह वाला जो फेक वीडियो चला है, कितने मूर्ख हैं कि अगर सोशल मीडिया पे फेक वीडियो तुमको चलाना भी है तो यार 7 तारीख को चुनाव है तो 6 तारीख को चला। चूतिया टाइप साला तुम 10 दिन पहले चला करके और जेल में भी जा रहे हो 10-12 स्टेट में। तो ऐसे तो इनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं। ऐसे ही मोदी का भी कुमार विश्वास से सीखना चाहिए। हाँ। कुमार विश्वास आए थे ना पंजाब चुनाव से एक दिन पहले, ये खालिस्तानियों से इन्होंने, तो कुमार विश्वास। अजीत भाई मेरा एक सवाल यहीं के यहीं आपसे है और अगला सवाल है फिर सब पे मैं जाऊंगा कि राहुल जी तो एक नारा दे रहे हैं, डरो मत भागो। डरो मत मुंह तो दो। तो उस पर आपका क्या विचार है? अभी जो हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि वायनाड का एक बार हो जाए तब ये बताएंगे कि अमेठी से लड़ना या, लेकिन ये तो पूरा का पूरा गेम ही बजा दिया। मतलब वो अमेठी पूरी तरीके से छोड़कर और फिर रायबरेली जाना है। क्या होगा उनका रायबरेली में? भाई मैंने कल शाम में मेरा लाइव अगर किसी ने देखा है 9 बजे 9:30 बजे के लगभग में मैंने ये बात बोल दी कि अमेठी से राहुल को नहीं लड़ाना चाहिए अगर इनको भाजपा को शॉक करना है तो इन्होंने क्या किया, मेरी बात संभवतः सुनी और बोला रायबरेली से लड़ा दो। मैंने एग्जैक्टली यही बात बोली कि राहुल को रायबरेली से लड़ाओ और अमेठी से प्रियंका गांधी को लड़वा दो, तब तुम्हारा कुछ कंटेस्ट बनेगा। और यहाँ पे इन्होंने मतलब आधा काम किया। आधा काम करने से अब समस्या यह हो गई कि लड़ कर के हार जाना लड़ करके हार जाना और पहले ही भाग जाना, दोनों में अंतर यह होता है कि जब तक परिणाम नहीं आते हैं तब तक आप छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम जीत सकते हैं, हम जीत रहे हैं, तो आपका कार्यकर्ता थोड़ा सा इंस्पायर्ड फील करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो लोग बेचारे हाथ से हालात बदल रहे थे उनके हालात जो है बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। उनके हाथों की लकीरें मिट चुकी हैं। और नहीं, वह फोटो भी किशोरों का ही लगा रखा है, किसी नहीं बुजुर्गों का लगा दे कि हाथ बदलेगा हालात। लगा भी रखा है स्कूल के लड़कों का ही, स्कूल कॉलेज के लड़कों का ही। हाथ के बारे में मुझे एक बार एक और बात बताई कि कांग्रेस का जो हाथ है ना उसमें भाग्य की रेखा नहीं है, इस कारण से इनका भाग्य जो है पलट नहीं रहा है।
तो इन्होंने एक बार ये कर्नाटक चुनाव के समय में किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो है, वो जहाँ बैठ रहा है वहाँ एक्चुअल में भाग्य रेखा उन्होंने डाला था, लेकिन बाद में फिर वही हाथ से हालात ये लोग बदलने लगे तो फिर जो है वो घिस गया थोड़ा ज़्यादा ही। राहुल जी की टाइम से शादी होगी होती तो उसमें भाग्य रेखा भी होती। एक आदमी कह रहा था कि जिस आदमी को पूरे हिंदुस्तान में कोई लौंडिया नहीं दे रहा है, आप कह रहे हो कि हम सरकार दे दें उसको चलाने के लिए। वो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से कहा कि बेटा बहुमत लाओ, वो बहू नहीं लाए। हाँ, इसलिए नहीं लाए बहुमत। उन्होंने कहा मम्मी ने बोला है तो नहीं, मैं नहीं मम्मी ने मना किया, मम्मी ने मना किया, कांट डू इट।